हेलो फ्रेंड, मैं हूं इमरान और स्वागत है आप सभी का IAS पीसीएस एकेडमी में। तो दोस्तों, ये हमारा जीएस का 20वां पार्ट है। जिसने इससे पहले 19 पार्ट नहीं देखे हैं वो देख लीजिए जाकर। ये सब मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाए इसमें, एसएससी में जो भी आए हुए क्वेश्चंस हैं। और ये सभी के लिए बेनिफिशियल है, सिर्फ एसएससी के लिए ही नहीं है। जितने भी एग्जाम होने वाला है, चाहे एसएससी जीडी का हो या फिर किसी भी का हो, यूपी ट्रिपल वीडियो या फिर जूनियर असिस्टेंट, वॉट एवर, जो भी वनडे एग्जाम होता है वो सभी में यही जीएस होती है। इसके अलावा कुछ नहीं होता है। बस ये मैं अभी एसएससी की करवा रहा हूँ, इसमें एसएससी लिखा हुआ है। यही क्वेश्चन मैं कुछ दिनों पर जब बात करवाऊंगा प्रैक्टिस तो उसमें वीडियो लिखा होगा, लेकिन क्वेश्चन यही होंगे क्योंकि यही क्वेश्चन ही होते हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू कर देते हैं। जिसने पहले पार्ट नहीं देखा वो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकता है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इंदिरा सागर बांध जो ठोस गुरुत्वीय बांध है वह भारत के निम्न में से किस राज्य में स्थित है। यहाँ से देखिए, इंदिरा सागर डैम है जो, ये कैसा कंक्रीट ग्रेविटी डैम है। सबसे पहली बात तो ये पूछ सकता है एग्जाम में, इंदिरा सागर बांध कैसे बांध है, गुरुत्वीय बांध है, ठीक है, ग्रेविटी डैम है। तो ये कहाँ पर स्थित है, देखिए यूपी में है या फिर महाराष्ट्र में या फिर छत्तीसगढ़ में या फिर एमपी में, कहाँ पर है ये है एमपी में, ठीक है। और एमपी में किस रिवर पर है ये, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा क्या है, नर्मदा, नर्मदा में स्थित है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस नदी की शाखा नदी का बांग्लादेश में पद्मा नाम है। मतलब ऐसी कौन सी नदी है जिसकी क्या हुआ, एक डिस्ट्रीब्यूटरी है, उसका नाम है पद्मा, कहाँ पर, बांग्लादेश में। तो देखिए आपको ये आई गेस आता होगा। पहला ऑप्शन हमारा झेलम, गंगा, ब्रह्मपुत्र या फिर सिंधु, कौन सी है। तो ये कौन सी है, गंगा। गंगा को बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं इसकी ट्रिब्यूटरी को, और ये वहाँ पे मेघना से जाकर मिल जाती है बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, किस नदी को नर्मदा की दासी के नाम से जाना है। अच्छा क्वेश्चन है ये, नर्मदा की दासी यानी कि हैंडमेड ऑफ द नर्मदा। तो ऑप्शन आपके सामने माही है, साबरमती है, लूनी और ताप्ती है। तो आप देख लीजिए अच्छे से क्या होगा इसका होगा ताप्ती, ठीक है। और ये क्या बनाती हैं, ये एस्चुरी बनाती हैं, ठीक है, जलप्रपात एस्चुरी बनाती हैं। ये सब जाके यहाँ पर ऐसे आके मिल जाती हैं। अच्छा, एस्चुरी और डेल्टा में आप फ़र्क जानते हैं, मैं बता दे रहा हूँ। जैसे कि जो हमारी जो बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में जो गिरती नदियाँ वो सब डेल्टा बनाती है, जैसे गंगा हुआ, यमुना हुआ, और जो भी गोदावरी वगैरह, ये सब जो नदियाँ हैं डेल्टा नदी। डेल्टा कैसा होता है, याद रखिए, डेल्टा और एस्चुरी में लोग फ़र्क नहीं जानते। डेल्टा जो है जब गिरता है ना तो ये पंजे का आकृति बनाना, मतलब ये फैल जाती है नदी ऐसे करके, ये डेल्टा हो गया, ठीक है। इसे डेल्टा बोलेंगे। ये इधर जो बंगाल खाड़ी में गिरेंगी, और जितनी भी अरब सागर में नदियाँ गिरेंगी, मतलब इस साइड हमारे, जैसे नर्मदा हुआ, ताप्ती हुआ, लूनी हुआ और माही हुआ, ये क्या बनाती है, एस्चुरी बनाती है। अब एस्चुरी कैसा होता है, एस्चुरी होता है मतलब ये नदियाँ ऐसे आएंगी, ऐसे करके ऐसे आके ये डेल्टा का जल रिवर्स, और यहाँ नीचे आके एक सी हो जाएंगी, मतलब ये बिखर के आती हैं, बिखरी बिखरी आएंगी, और यहाँ से आके एक जैसी हो जाएंगी, मतलब डेल्टा का रिवर्स। और डेल्टा कैसा होता है, डेल्टा होता है एक सी नदी आ रही है लेकिन बिखर जाती है ऐसे करके, तो ये डेल्टा हुआ। और एस्चुरी इसका अपोजिट है, ऐसे बिखर के आ रही होंगी, यहाँ जाके एक हो जाएगी, तो ये एस्चुरी जलप्रपात कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी झील वेम्बनाड झील किस राज्य में स्थित है, कौन सी, वेम्बनाड। देख लीजिए, आपको पता होगा, क्या ये तमिलनाडु है, कर्नाटक है, या फिर केरल है, या फिर आंध्र प्रदेश है। देख लीजिए आप, आपने लगा लिया होगा तो मैं बता देता हूँ, इसका आंसर होगा केरल, ठीक है। ये सबसे बड़ी झील है भारत की, वेम्बनाड। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कोलेरू झील जो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक है किस राज्य में स्थित है। मतलब जो कोलेरू लगा, ये क्या हमारी लार्जेस्ट फ्रेश वाटर है, वन ऑफ दी, मतलब यही नहीं, मतलब में से एक है। तो कहाँ है ये, JNK में है या फिर आंध्रा में है या फिर मणिपुर में, राजस्थान में। तो ये कहाँ पर है, ये है आंध्रा में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस खेल के साथ बिब शब्द जुड़ा हुआ है, कौन सा शब्द, इंग्लिश में देख लीजिए, बिब। बिब किस खेल के साथ है जुड़ा हुआ, देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं। बिब किसके साथ है, हॉकी के साथ है, फुटबॉल, लॉन टेनिस या दौड़ना, देख लीजिए आप। तो किसके साथ होता है बिब, बिब होता है रनिंग के साथ, ठीक है। ये स्टैटिक जीके बहुत आती है एसएससी एग्जाम में, बस यही थोड़ा सा फ़र्क है कि एसएससी के एग्जाम में स्टैटिक जीके आप पूछने लगे, वैसे नहीं, पिछले 2 साल से काफ़ी पूछने लगे, वरना बाकी सब एग्जाम में जीएस ही रहती है। नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किस खेल के साथ टम्बल टर्न शब्द जुड़ा हुआ है? तो आप देखिए, टम्बल टर्न जो टर्म है ये किससे एसोसिएट है, कौन से स्पोर्ट से? तो क्या लॉन्ग जंप है, या फिर साइकिलिंग है, या फिर स्विमिंग है, या फिर रनिंग है? तो आप देख लीजिए, तो ये क्या है, ये है स्विमिंग है, ठीक है। टम्बल टर्न किस में है? स्विमिंग में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किस खेल के साथ ट्विडल, कौन सा? ट्विडल, ट्विडल शब्द जुड़ा हुआ है, ट्विडल। तो देख लीजिए आप, टेबल टेनिस, क्रिकेट, रग्बी, हॉकी। तो ट्विडल किसके साथ जुड़ा हुआ है? आई गेस आपने लगा लिया होगा, टेबल टेनिस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हम्पी कोनेरू निम्न में से किस खेल से संबंधित है? कौन सी, कौन है ये हम्पी कोनेरू? कोनेरू हम्पी भी कहते हैं, ठीक। तो ये किससे संबंधित, देखिए, स्विमिंग से है, या फिर क्रिकेट से है, या फिर बैडमिंटन, या चेस से? तो किससे संबंधित है ये? हमारी चेस, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संबोधन शब्द, संबोधन ऐसा कुछ नहीं, ये नहीं, यहाँ इंग्लिश में देखिए आप, इंग्लिश में क्या कह रहा, एड्रेस। जो टर्म एड्रेस है ये किस स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड? जब आपको कभी कोई क्वेश्चन समझ में ना आ रहा हो कि ये क्या, तो आप उसे वहाँ लैंग्वेज चेंज करके इंग्लिश में जरूर देख लीजिएगा। तो एड्रेस जो है किस स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है ये पूछा है, तो देखते हैं, क्रिकेट से है, या फिर गोल्फ से, तैराकी से, हॉकी से? तो किससे संबंधित है एड्रेस? गोल्फ से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जैमिंग शब्द निम्न में से किस खेल से संबंधित है? क्या? जैमिंग। जैमिंग पूछा, जैमिंग टर्म किससे संबंधित है? तो देख लेते हैं ऑप्शन। पहला है बॉक्सिंग, तैरना, लॉन टेनिस या क्रिकेट? तो आपने लगा लिया होगा आंसर इसका किसका है, क्या आंसर? इसका आंसर है लॉन टेनिस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ये सब प्रीवियस ईयर है, ये सब आएंगे एग्जाम में, आपको देखना ऐसे ही आएंगे घुमा फिरा के। तो हमारा क्वेश्चन है, मतलब ये एथलीट है, इन्होंने इतिहास रचा। कब? पेरिस में 2003 के विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पहली भारतीय हैं पदक विजेता बनी, जब इन्होंने महिलाओं की लंबी कूद में 6.70 मीटर में क्या ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो अब इंग्लिश में पढ़ लीजिए जिससे समझ में आ रहा हो, ये लिखा हुआ है, आई एम श्योर आपने पढ़ लिया होगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं इसके, कौन महिला थी? तो ऑप्शन आपके सामने है, द्युति चंद हैं, अंजू बॉबी जॉर्ज हैं, के.एम. बीनमोल हैं, या फिर ज्योतिर्मय सिकंदर है? तो कौन है ये? 2003 में किसने ब्रॉन्ज मेडल जीता था पहली बार विश्व एथलेटिक्स में? किसने जीता था? अंजू बॉबी जॉर्ज ने, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, या करेक्टली मैच बोल सकते हैं, ठीक। तो कौन सा है हमारा? पहला ऑप्शन क्या है, मतलब मुंशी उसे कहा जाता था जो अरबी पढ़ लिख सकता था, ठीक। पहला ऑप्शन तो हमारा ये है। और दूसरा ऑप्शन देखते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, ये जो ग्राफिटी भित्ति चित्र, हैंगिंग रॉक पेंटिंग है, या फिर गुल फरोशन फूलों का त्यौहार है, या फिर औरंग एक प्रकार की घोड़ा गाड़ी थी? तो आप बताइए इनमें इसका कौन सा सही है? देखिए, जो मुंशी होता है वो अरबी पढ़ लिखने वाला है, ये तो नहीं होता। मुंशी तो क्लर्क की जॉब होती है, एक तरह से मुगलों के टाइम पे भी थी, मतलब जो देखता था सब कुछ, मुंशी, ठीक है, एक तरह से क्लर्क, असिस्टेंट टाइप का, ठीक है। और ये दूसरा ऑप्शन हमारा ग्राफिटी, ये एक हैंगिंग रॉक पेंटिंग है ना। ग्राफिटी क्या होता है? ग्राफिटी पता है, वॉल पेंटिंग होती है। क्या? वॉल पेंटिंग, जो आपने देखा होगा दीवालों पे पेंटिंग होती है, तो कुछ ही पेंट कर जाते हैं, वो एक तरह से बोल सकते हैं वॉल पेंटिंग, ठीक है, ना कि हैंगिंग रॉक। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। अब औरंग वाज द काइंड ऑफ हॉर्स कार्ट ना, औरंग हॉर्स कार्ट थोड़ी था। औरंग क्या था? औरंग एक वेयर हाउस था जहाँ पर सामान रखा जाता, गुड्स रखा जाता, ठीक है। औरंग क्या? वेयर हाउस। इसमें घोड़ा गाड़ी रखा है, ये गलत रखा है। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? ये सही है, गुल फरोशन, जो क्या एक फूलों का त्यौहार है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अभिलेख स्तंभ अभिलेख है, यानी कि कौन सा रॉक कट पिलर्स कौन सा नहीं, ये पूछा गया। तो क्या ये अकामिनियन है, या फिर गॉथिक पिलर है, या फिर मॉरियन स्तंभ है, या फिर पार्शियन पिलर्स है? देखिए अब ऑप्शन आपके सामने है, आपने लगा लिया होगा। तो ये कौन सा है? मॉडर्न स्तंभ, मतलब ये सब रॉक कट है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अजंता और एलोरा की गुफाएं भारत के निम्न में से किस राज्य में स्थित है? मतलब अजंता एलोरा पूछा कि कौन से राज्य में स्थित है। तो क्या ये गोवा है, या फिर एमपी है, बिहार या महाराष्ट्र है?
तो ये भी आपको पता होगा, ये तो काफ़ी ओल्ड क्वेश्चन है, काफ़ी मतलब आता रहता है एग्जाम में, रिपीट ही होता रहता है। कहाँ ये महाराष्ट्र में है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्यों बन गया, ये इंपॉर्टेंट इसलिए बन गया कि ये जहाँ पर है ये वो महाराष्ट्र के कहाँ पर है, ये औरंगाबाद में स्थित है। कहाँ? औरंगाबाद। आप कहेंगे सर ये इंपॉर्टेंट क्यों है, तो मुझे पता है ना, ये नहीं पता, बता भी होगा तो भी मैं बता देता हूँ। औरंगाबाद का नाम चेंज हो गया अभी, क्या हो गया? संभाजी नगर हो गया, ये याद रखिएगा। तो हो सकता है वहाँ पे संभाजी नगर नगर दिखाओ और आप ध्यान न दें, कोई तो इनमें से कोई नहीं मारे हैं, तो क्या संभाजी नगर। ये पूछ सकते हैं हाल ही में औरंगाबाद का नाम क्या हो गया है? संभाजी नगर। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 12वीं सदी के कर्नाटक में वीर शैव के अनुयायी थे। मतलब इन द 12th सेंचुरी कर्नाटका द फॉलोअर्स ऑफ वीर शैव, मतलब कर्नाटका में जो वीर शैव के फॉलोअर थे वो कौन थे? बसवन्ना थे, अंदल थे, रामानुज थे, या फिर कर्रिकल थे। तो इस टाइम कर्नाटक के पीएम के नाम में भी ऐसे ही कुछ है, बोम्मई, बसवन्ना बोम्मई, तो यही थे। कौन थे? बसवन्ना। ऐसे याद कर लीजिए आप। नेक्स्ट देखते हैं। 18वीं सदी के स्वतंत्रता सेनानी वीर पंड्या कट्टा बोम्मन किस वर्तमान राज्य में है? मतलब ये 18th सेंचुरी के थे फ्रीडम फाइटर। इंग्लिश में पढ़ लीजिए, 18th सेंचुरी फ्रीडम फाइटर, ये नाम है इनका। ये कौन से स्टेट से थे ये पूछा गया। तो देखिए क्या ऑप्शन है, केरल से थे, या फिर तमिलनाडु से, तेलंगाना से, कर्नाटक से। कहाँ से थे ये? थे तमिलनाडु से। ठीक है, तमिलनाडु। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्मारक स्थान युग में सही नहीं है? मतलब इनमें से कोई पेयर करेक्ट नहीं है। ये कौन सा एक पूछा सही है? ये एग्जाम में अक्सर मुझसे देखिए 2 बार गलती हो चुकी, मैंने कल भी ऐसे ही गलत पढ़ा, मैंने सही नहीं, या फिर जब सही लिखा होता है सही नहीं लिखा हम सही पढ़ लेते हैं। तो ये देख लीजिए, जब भी ये करेक्ट वाला पूछा जाए तो देख लीजिए करेक्ट पूछा गया या इनकरेक्ट पूछा गया, क्योंकि हम करेक्ट पूछा तो इनकरेक्ट देख लेते हैं। ऐसे ही सब लगभग मेरे ख्याल से काफ़ी लोग गलती करते हैं, ये गलती ना करिएगा। तो देख लेते चलिए कौन सा सही है। अलाई दरवाज़ा तंजावुर ना, अलाई दरवाज़ा तंजावुर में कहाँ है? ताजमहल देखिए मेरठ दे रखा है ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं ये भी गलत है। और क्या लाल किला जयपुर में? लाल किला जयपुर में क्या? आगरा में, दिल्ली में? तो कौन सा होगा इसमें? गोलकोंडा हैदराबाद। ठीक है, तो ये मतलब एमटीएस का इसमें थोड़ा इजी क्वेश्चन आ गया था, ये तो आता ही होगा। हाँ, ये क्वेश्चन बढ़िया। देखिए, अमुक्त माल्या का लेखन किसने किया था? यानी कि जो अमुक्त माल्या जो है ये इसे किसने लिखा था? तो आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन पढ़िए। पहला है कृष्णदेव राय, दूसरा है ब्रह्मदेव राय, तीसरा है बुक्कारा, चौथा हरिहर राय। तो आपको मैं हिंट दे रहा हूँ, इनके जो कार्यकाल में, मतलब इनके जो शासन में अष्टदिग्गज बैठते थे, यानी कि 8 ग्रेट पोएट बैठते थे। तो वो कौन थे? कौन थे? ये तमिल पोएट बैठते थे, वो 8 ग्रेट कौन थे? ये कृष्णदेव राय। ये खुद एक पोएट थे, एक तरह से बहुत अच्छा लिखते थे। ये तो कहते हैं अमुक्त माल्यदा इन्होंने लिखी थी। और इनकी खास बात यह है कि जो जब बाबर ने इंडिया पर आक्रमण किया था तो उसने केवल 2 ही राजाओं का जिक्र किया है कि इंडिया में जो काफ़ी शक्तिशाली थे। तो एक तो था, एक तो कौन थे? एक तो राणा सांगा जी थे, उनसे लड़ाई की उसने, तो जानते बहुत महान थे वो, मतलब लड़ते ही रहे, आखिर उनका हार नहीं मानी। और एक कृष्णदेव राय के बारे में बताया कि इनका जो शासन चल रहा था साउथ में, संगम डायनेस्टी में, काफ़ी पावरफुल था। मतलब एक कोई राजा था यहाँ पे इंडिया में, यही इनके बारे में बताया, बहुत पावरफुल था ये, इसलिए और इंपॉर्टेंट जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा गठित किस पैनल ने चीनी उद्योग के पूर्ण विनियंत्रण की सलाह दी? यानी कि चीनी उद्योग को डिकंट्रोल करने के, शुगर इंडस्ट्री को किसने एक पैनल ने दी थी? कौन सा पैनल था? आप ऑप्शन देख लीजिए। राम सेवक पैनल था, या फिर राम सेवक पैनल था, या फिर कौन सा रंगराज पैनल, या फिर राधे श्याम, या फिर श्री कृष्ण? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर है रंगराजन पैनल। ठीक है, थोड़ा खींचे चलते हैं। हाँ, तो पहला क्वेश्चन क्या है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यूनाइटेड किंगडम की संसद का 7 सदस्यीय समूह था जिसका गठन ब्रिटिश भारत के लिए संवैधानिक सुधारों को सुझाने के लिए किया गया था। फिर से पढ़ लेते हैं इंग्लिश में, इंग्लिश से देख लेते हैं। द वाज ए ग्रुप ऑफ 7 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम द यूके कॉन्स्टिट्यूट टू सजेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म। मतलब इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म होने वाले हैं, संवैधानिक सुधार, उसके लिए ये सजेस्ट के लिए एक कमेटी बनाई थी उन्होंने 7 सदस्यों की। क्या नाम था उसका? क्या फ्रेजर आयोग था, या फिर हंटर आयोग, या सार्जेंट आयोग, या फिर साइमन आयोग? तो क्या था आप समझ जाइए। इंडियन समाज सुधार के लिए आया था कौन था? साइमन आयोग। साइमन कमीशन कब था? 1928 में। इसने इससे बहुत धूम कटा इंडिया में। गो साइमन बैक के नारे भी लगे गए थे, आपको याद होगा अगर आपने हिस्ट्री पढ़ रखी हिस्ट्री। निम्न में से कौन सी संसदीय समिति राज्यसभा से कोई सदस्य नहीं बनाती है? अब ये क्या कह रहा है? करेगा मतलब एक पार्लियामेंट्री कमेटी है जिसमें जो है मेंबर ऑफ राज्यसभा, मतलब एक भी राज्यसभा मेंबर इंक्लूड नहीं होता। ऐसी कौन समिति है? तो क्या वो एस्टीमेट कमेटी है, या फिर कमेटी और
ऑन पिटिशंस है या फिर कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स है या फिर यानी लोक लेखा समिति। अब देखिए इसमें जो हिंदी में देखिए कैसे दे रखा, अनुमानों पर समिति, मतलब ये कैसा ट्रांसलेट कर रखा है, जबकि क्या होना चाहिए, प्राक्कलन समिति, यही होगा प्राक्कलन समिति। इसमें एक भी राज्यसभा का मेंबर नहीं होता है। इसमें कितने मेंबर होते हैं, इसमें होते हैं 30 मेंबर, 30 मेंबर। और सब कहाँ से होते हैं, सब होते हैं लोकसभा से, ठीक है, लोकसभा से। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की थी। तो काफ़ी ओल्ड क्वेश्चन हो गया ये। तारापुर, राधाकृष्ण, स्वर्ण सिंह और बलवंत राय मेहता समिति। तो किसने की थी, ये की थी स्वर्ण सिंह समिति, ठीक है। तो आप ये तो गलत मत ही करिएगा अगर आप एग्जाम में आ जाए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी। ये देखिए अब थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। मतलब बोला है जो अंतर्राज्यीय राज्य को नहीं भी परिषद बनाई जाती है, इंटर स्टेट काउंसिल बनाई जाती है, ठीक है। तो ये मतलब किस किस कमेटी की सिफारिश पर बनाई गई थी, कि सरकारी आयोग था, वाई रेड्डी आयोग, या फिर TRS सुब्रमण्यम समिति, या फिर क्या है, चंद्रबाबू नायडू समिति। तो ये कौन सी थी, ये थी सरकारी आयोग, ठीक है। इसने अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना के लिए सिफारिश की थी, इस आयोग ने। तो क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो विजय केलकर समिति है, इसका मतलब गठन क्यों किया गया था, क्या चीज़ मूल्यांकन करने के लिए, तो किसका करने के लिए किया गया था, पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन मॉडल, या फिर द स्टेट ऑफ शुगर मिल्स, या फिर प्राइवेटाइजेशन ऑफ एयर इंडिया, या फिर पॉवर्टी इन इंडिया। तो आप लोग लगा लेंगे, आप लोग लगा लीजिए, फिर मैं बताता हूँ आंसर इसका। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन मॉडल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो फ्रेंड्स आज मैंने इतने ही MCQs लिए हैं। मैंने सोचा कुछ नया करता हूँ, आपसे थोड़ी प्रैक्टिस करवाता हूँ, फिर आपको मैं वन लाइनर में करीब 25-30 क्वेश्चन दे दूंगा, आप इसे डेली याद कर लीजिए। बताओ ऐसा सही रहे तो आप बताइए, वरना फिर मैं वहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन कर दूंगा, वरना फिर यहाँ वन लाइनर भी बना दूंगा और टेस्ट और वन लाइनर दोनों कर दूंगा। मतलब 30 क्वेश्चन टेस्ट कर लूँगा, आप टेस्ट दीजिए, फिर थोड़ा वन लाइनर याद करिए मेरे साथ, 20-25 क्वेश्चन जल्दी। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, बंगाल विभाजन के रद्द होने के समय भारत के वायसराय कौन थे, यानी कि बंगाल विभाजन जब कैंसिल हुआ था तो उस टाइम इंडिया के वायसराय कौन थे, लॉर्ड हॉर्डिंग्स थे, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, असहयोग आंदोलन के पहले दिन प्रायः किस महान भारतीय नेता का निधन हो गया था। मतलब जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था तब कौन हमारे नेता वीरगति प्राप्त हुआ, कौन थे, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। महात्मा गांधी ने अपने विचारों के प्रसारण हेतु किस समाचार पत्र का संपादन किया, यानी कि महात्मा गांधी ने एक समाचार पत्र का संपादन किया, कौन सा था, हरिजन का। और किसके लिए, अपने विचारों को प्रसारण के लिए। पूना पैक्ट किसके बीच हुआ था, तो ये आपको पता भी होगा, महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के मध्य, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा, कांग्रेस ने गोलमेज कॉन्फ्रेंस की किस बैठक में भाग लिया था। तो कांग्रेस ने किस में भाग लिया था, यह तो 1931 में जब गांधी जी गए थे। बाकी के तीनों में भाग लिया था, तीनों में बाकी में किसने भाग लिया था, तीनों में बाकी में अम्बेडकर जी ने भाग लिया था, ठीक है। किसने कहा था यदि मुझे एक से अधिक जीवन मिले तो मैं उन सबको अपने देश के लिए बलिदान कर दूंगा। बताइए, मतलब ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। किसने कही थी, करतार सिंह रावत ने। नेक्स्ट हमारा, नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो देख लीजिए ये किसके द्वारा की गई थी, मनमथ पद्मनाथ पिल्लई द्वारा, ठीक है। किस नेता ने 1942-1943 के घटनाक्रमों की विपत्ति यानी कैलेकिटी की संज्ञा दी। मतलब इन मतलब जो 1942-47 की घटनाक्रमों की विपत्ति है, इसे किसने विपत्ति की संज्ञा दी, किसने, महात्मा गांधी ने, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये देख लीजिएगा। रानी गुइडली का संबंध किस विद्रोह से था, किससे था, नागा विद्रोह। ये कब हुआ था, 1932 में। और फ्रेंड्स अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट में बताइए, हम लोग ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। जिसे PDF चाहिए डेली ले सकता है वन लाइनर के लिए, कि लास्ट टाइम में लास्ट 10-12 दिन बचे। मैं चाहता हूँ आपसे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ पाएँ, जितना पढ़ लें। और प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, थोड़ा सी भी हेल्प मिल रही। और लाइक कीजिए मेरे वीडियो को, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और साथ ही वोकैब भी मैं करा रहा हूँ, वो भी आप देखिए, ठीक है। प्लेलिस्ट बनी हुई है, डेली सुबह 10 से 12 के बीच मेरी वोकैब आ जाती है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय कौन सा शिष्टमंडल नेपाल भेजा गया था, कौन सा भेजा गया था, किलपैट्रिक होना चाहिए शायद, किलपैट्रिक, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, राजमुंदरी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, किसने की थी, वीर सेलिंगम पत्तुलू ने, ठीक है। 1857 के विद्रोह को किसने धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध कहा था। मतलब कहा था कि ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध का किया है किसने, धर्मांधों ने, मतलब जो धर्म को नहीं मानते। किसने कहा था ये बात, यह कहती LIR रीज ने। इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर याद कर लीजिए या फिर हमसे PDF मांग लीजिए, हम लोग दे देंगे आपको, सब कुछ देंगे, ठीक है।
बंग भंग आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे बताइए, कौन थे ये? गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के किस निर्णय यानी कि कहकर ठुकरा देते, क्या? पोस्ट डेटेड चेक। तो कैसे क्रिप्स मिशन को, उन्होंने क्रिप्स मिशन को क्या कहा था, ये मतलब कैसी चेक है? पोस्ट डेटेड, मतलब बेकार चेक है, टाइम निकल गया इसका। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया था तो उस टाइम कांग्रेस अध्यक्ष कौन था? मतलब भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम कांग्रेस अध्यक्ष पूछेगा, सीधी सी बात, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष होता है? वो तो 1931 में 5 मार्च को। 1922 में स्वराज पार्टी गठन किसने किया था? किसने किया था? सी आर दास ने और मोतीलाल नेहरू ने, ठीक है। साइमन कमीशन किस वर्ष बताया था? 1920 में भी बताया था ऊपर। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का गठन किसने किया? किसने किया था? चंद्रशेखर आजाद ने, ठीक है। और नेक्स्ट देख देते हैं, महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का प्रथम सत्याग्रह किसे बनाया था? किसे बनाया था? विनोबा भावे को। दूसरे कौन थे? दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू जी। चौरी चौरा हिंसा कहाँ गांधी जी ने कौन सा आंदोलन वापस लिए थे? कौन सा? असहयोग आंदोलन ले लिया था। अब यहाँ चौरी चौरा हिंसा नहीं होगा, क्या? चौरी चौरा एक्शन होगा, ठीक है। बंगाली देशभक्ति बाइबल, ये देखिए क्वेश्चन अच्छा, बंगाली देशभक्ति की बाइबल मानी जाती है, मैंने बंगाल की बाइबल किसे बना, देशभक्ति किसे बनाया था? आनंद मठ को, ठीक है। तो गाइज यहाँ भाई हमारे ये क्वेश्चन मैंने करवा दी, कर 30 क्वेश्चन ये करवाए हैं और 20-25 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई 30 क्वेश्चन की। अगर आपको ये पैटर्न सही लगा तो मैं डेली ऐसे करा दूंगा जब तक एग्जाम नहीं होगा आपका, वरना फिर मैं वैसे पहले लेक्चर करवाऊंगा। धन्यवाद।